काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आज गुजरात के लोग ब्रिज के नीचे खड़े होने में डरते हैं। 2 से 3 मृतदेह अभी भी अंदर फंसे होने की जानकारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो टैंकर कल फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आज भी वही तस के मस फंसे हुए हैं। एक हिटाची मशीन से एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पैर जो हैं वो इस दलदल या कहें कीचड़ की जो मिट्टी है उसमें फंस रहे हैं। बुधवार को जो लोग घर से हंसते हुए निकले लेकिन फिर इनके शव महिसागर नदी में गिरे हुए मिले, अब उनके घरों में मातम है। हाँ, सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाकर रस्म अदायगी जरूर की है। हर बार ऐसे हादसों के बाद मृतकों की संख्या और नाम तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उस हादसे में इस अधिकारी को सजा दी गई है, इन अधिकारियों को नामजद किया गया है, क्योंकि जवाबदेही का नाम तो होता ही नहीं है और इसके बारे में कभी भी सुना भी नहीं जाता। पत्नी जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, मां जो पूरी तरह टूट चुकी हैं, बेटियां जिन्हें अंदाजा नहीं कि इनके साथ क्या बीता है। वडोदरा का दरियापुर गांव, ये वो घर है जिनके परिवार के 6 लोगों की जान बुधवार को वडोदरा में पुल गिरने की वजह से गई। परिजन पूछते हैं 4 या 6 लाख के मुआवजे से क्या होगा। सरकार ने क्या किया, 2 लाख राज्य सरकार की सहायता देगी, 2 लाख केंद्र सरकार सहायता देगी, तो उसमें क्या हम ऐसा मानते हैं कि वो 2-2 लाख में जो सहायता दे, इसमें वो परिवार हो जो भी हो उसका जीवन निकल सकता है? उसका कोई जीवन नहीं निकल सकता। हमने देखा कि थोड़े दिनों पहले जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इसमें सब लोग अमीर थे, फिर भी उसको सरकार ने और किसी भी संस्था ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया। तो आज वो गरीब लोग, किसी का कोई है नहीं। मुआवजा भी जहां हादसा और अमीरी गरीबी देखकर बढ़ता है, वहां सवाल आज तक ये पूछता है 17 मौत के बाद भी अब तक साफ क्यों नहीं कि पुल गिरने का जिम्मेदार कौन कौन है। क्या गुजरात में 17 मौत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है? खबरदार करते इन सवालों की वजह उन दस्तावेज में है जो आज तक के पास है। आज तक के पास आरएनबी यानी कि रोड एंड बिल्डिंग विभाग का 2023 का वो दस्तावेज है जिसमें गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया था कि 461 पुल जो कि राज्य में आए हुए हैं जिनका निरीक्षण बारिश के पहले और बारिश के बाद किया जाएगा। ये दस्तावेज राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मोरबी पुल हादसे के बाद पेश किया गया था। आज तक ने ये जानकारी हासिल की है कि 2023 में खुद गुजरात सरकार ने तय किया कि हर पुल का पहले निरीक्षण डिप्टी इंजीनियर करेगा। डिप्टी इंजीनियर को यह आइडेंटिफाई करना था कि क्या पुल भूकंप सहने, भारी वाहनों की आवाजाही के लायक है या फिर नहीं है। डिप्टी इंजीनियर के निरीक्षण के बाद ही ये रिपोर्ट सीनियर अधिकारी को पेश करने की बात खुद गुजरात सरकार ने कही थी और इसके बाद फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस रिपोर्ट की जांच करते कि पुल में क्या कमियां हैं और क्या सुधार की जरूरत है। यानी गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में साफ है कि डिप्टी इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। इसके बाद आरएंडबी यानी रोड और बिल्डिंग विभाग के चीफ इंजीनियर, सचिव और फिर ये जवाबदेही खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचती है क्योंकि सड़क और भवन निर्माण का महकमा गुजरात में मुख्यमंत्री के ही पास है। लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारों पर सीधी कार्रवाई की जगह अभी जांच वाला झुनझुना बजाया जा रहा है।
જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેમ આજે અમારે સવારે લગભગ 8 વાગ્યાની બાજુ અમારી પાસે રિપોર્ટ આવેલા હતા કે ભાઈ ગંભીરા બ્રિજનું એક સ્પાન પડી ગયો છે, એટલે અમે તાત્કાલિક અહીંયા ઘટના સ્થળે આવી ગયા છે. પ્રાઇમરી 4 જેટલા વાહનો કંઈક અંદર ગરકાવ થયા દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે મોતનો આંકડો અત્યારે મારી પાસે નથી, વહીવટી તંત્ર પાસે. સદર બ્રિજને જર્જરિત હોવાના અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયા છે, પરંતુ બંધ કરવાની કોઈ માંગ અમારી પાસે આવી નથી. અને ध्यान से आपने बयान सुना होगा तो खेल पकड़ पाए होंगे. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नायका वाला एक तरफ कहते हैं कि क्यों पुल टूटा ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर ये कहने में क्षण भर की देरी नहीं करते कि ये पुल जर्जर नहीं था. यानी ये खुद ही पहले से अपने विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट देने की कोशिश में जुट गए हैं. वडोदरा आनंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल हादसे की शुरुआती जांच के आधार पर 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और एक असिस्टेंट इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जांच रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की एक टीम को सौंप दी है. जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से किया है, बिल्कुल इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी उन्हीं की थी. और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बयान थोड़ी देर पहले हमने भी दर्शकों को बताया, एम नायका वाला, वो जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने साफ कहा था कि इस ब्रिज की आयु 100 साल की थी. 40 साल पे इस ब्रिज में जो नुकसानी आई है वो किस वजह से आई है वो जाँच के बाद पता चलेगा. एन नायका वाला जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका ये कहना था कि इस ब्रिज में किसी भी प्रकार की ऐसी बड़ी खामी नहीं थी जिसकी वजह से भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने की ज़रूरत थी. ये बयान खुद घटनास्थल से एन नायका वाला की तरफ से दिया गया था. आखिरकार जो जांच कमेटी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, वो आज सुबह ब्रिज पर पहुंची थी और एक रिपोर्ट आज शाम को पेश की गई. उसके बाद 4 जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर है. अगर सूरत के पुल को तुरंत बनाया नहीं जाता और अभी से ये तय नहीं किया जाता कि सूरत के पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन किन अधिकारियों पर है, यकीन मानिए अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो फिर मुआवजा बांटेंगे. जांच की फाइलों को खोला जाएगा. 24 या फिर उससे ज्यादा 48 घंटे देश में लोग कहेंगे कि बहुत गलत हो रहा है, बस फिर सब भूल जाएंगे. अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के अमरेली, क्योंकि यहां साल 1955 में बना हुआ पुल जर्जर हालत में है, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है. खबरदार करते 2 सवाल. जिम्मेदार कौन, कब तक सरकारें रहेंगी मौन, और क्या बिना जिम्मेदारी तय किए हर बार जनता को मरने के लिए छोड़ा जाएगा? सवाल की वजह तापी नदी पर बना ये पुल है. ड्रोन कैमरे से इस वीडियो को देखिए. इस पुल को भी ऐसे ही गुजरात में ऊपर से सब कुछ सही बताते हुए खोल रखा है. यूं ही सरकार और सिस्टम के जवाबदेह चेहरे फाइलों में ऑल इज वेल हवाई तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि जमीन पर वो कभी उतरते ही नहीं. उतरते तो उस लोहे की प्लेट पर नजर जिम्मेदारों की पड़ती, जिससे गुजरते बड़े बड़े ट्रक, कार. डर है कि ना जाने कब वडोदरा के पुल की तरह टूटकर नीचे गिर जाए. इसीलिए आज तक संवाददाता खबरदार करती रिपोर्ट दिखाने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सूरत के पास तापी नदी पर बने पुल तक पहुंचते हैं, जहां पानी से लबालब भरी तापी नदी पर बने पुल पर एक लोहे की प्लेट से गुजरती गाड़ियों को आप देखिए और सोचिए ये क्या है. आज तक की टीम पहुंची है इस वक्त सूरत के कामरेज इलाके में, और नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. ये आप हाईवे की हालत देखेंगे तो ये तापी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज की हालत आप देखेंगे कि यहाँ से वाहन जो है निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए अब टूटा हुआ है. अगर इंसिडेंट कोई होता है तो आप सीधे नदी में जाकर गिरेंगे. ये जो लोहे का यहाँ पाइप लगाया हुआ है, ये इतने इलाके में ये भी कटा हुआ नजर आ रहा है. और ये जो प्लेट है, ये प्लेट के जरिए हम आपको दिखाएंगे. ये प्लेट जो है ये पहले 1 फीट की हुआ करती थी इस जगह पर, अब ये बढ़कर 7 फीट की हो गई है. और इसी 7 फीट की प्लेट से जो वाहन चालक है निकलते हैं, छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, वो सभी इसी से ही
निकलते हैं और ये बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये जंप करता है। आप देखेंगे लोहे की जो प्लेट लगी है, ये प्लेट जंप करती है, उसके साथ में वाहन भी यहाँ पे जंप करते हैं। तो जब आप हाईवे पे यहाँ सफर कर रहे हो और अचानक से व्हीकल आपका जंप कर दे तो आपको डर का एहसास भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्लेट के सहारे ये ओवरब्रिज चलाया जा रहा है। गंभीरा जैसी यहाँ पे घटना न बने और यहाँ के कोई भी सदस्य यहाँ जाने आते और उसमें मैं भी हूँ तो हमारा भी कुछ ये डेवलप न हो जाए। हम सब ये हम एवरीडे डर रहता है हमारा भी ये हाल नहीं हो जाए या हमारा कोई रिश्तेदार का भी यहाँ ऐसा हाल नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत भारी वाहन चल रहा है, कोई छोटा भी वाहन चल रहा है, तो हमको वो डर लग रहा है कि यहाँ 50 टन से ऊपर भी वाहन चल रहा है, तो कहीं ये पूरा वहां से भी ज्यादा हादसा नहीं हो जाए। ये ब्रिज पिछले 10 साल से इसमें 4-5 साल से ये हालत है प्लेट की। अच्छा, प्लेट हो जाती है बेंड होने पर ओवरलोड गाड़ी वहां से निकलेगी, बाइक वाला यहाँ से गेंद की तरह उछलता है। जान का तो सबको मरना ही है, लेकिन ये लोग मारने बैठे हैं यहाँ पे। इस पे कोई आज महिसागर का ब्रिज टूटा है तो दौड़ के आएंगे सब यहाँ पे, इस पे कोई तंत्र ध्यान नहीं दिया। इसीलिए खबरदार करता सवाल है, वडोदरा में तो पुल गिरने दिया गया, क्या अब सूरत में पुल गिरने का इंतजार हो रहा है? क्यों नहीं तय होता ये पुल बनाने की जिम्मेदारी किस इंजीनियर की है? ये पुल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किस एजेंसी, किस ठेकेदार की है? ये पुल टूटे नहीं, इसकी जिम्मेदारी NHAI के किस किस अधिकारी की है? क्यों नहीं ऐसे हर पुल के जिम्मेदार लोगों की तस्वीर पुल के आगे लगा दी जाती है, ताकि जवाबदेही जनता की जान को लेकर तय हो जाए? वरना हकीकत तो यह है, इसी जगह से विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने NHAI के अधिकारियों को बुलाकर कुछ दिन पहले पुल की हालत दिखाई, लेकिन यहाँ पर सिवाय लोहे की प्लेट बदलने के कुछ होता नहीं। तो तब सूरत की वराछा से बीजेपी विधायक कुमार भाई कनानी कहते हैं, प्लेट दर प्लेट कैसे अधिकारियों ने खेल किया। ब्रिज क्षतिग्रस्त है। वो प्लेट तो पहले 1 फुट की चौड़ाई वाली थी, अभी वो 7 फुट चौड़ाई हो गई है, तो उसका मतलब ये हुआ कि क्षति बढ़ती जा रही है और प्लेट भी बढ़ती जा रही है। तो कोई दिन कोई घटना बनने का पूरा शंका के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये ब्रिज की जल्दी ब्रिज रिपेयर होना चाहिए, प्लेट निकाल के जो भी काम करने का है वो करना चाहिए। अब खबरदार करता सवाल है, क्या NHAI के अधिकारी सूरत के इस पुल की गारंटी लेंगे? क्या तय होगा कि NHAI के कौन कौन से अधिकारी केवल लोहे की प्लेट बड़ी करते जा रहे हैं, पुल की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या फिर किसी हादसे के बाद जिम्मेदारों को खोजने के नाम पर मौन साध लिया जाएगा? अगर सूरत के पुल को तुरंत बनाया नहीं जाता और अभी से ये तय नहीं किया जाता कि सूरत के पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन किन अधिकारियों पर है, यकीन मानिए अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो फिर से मुआवजा बांटा जाएगा, जांच की फाइलों को खोला जाएगा। 24 या फिर उससे ज्यादा 48 घंटे के भीतर लोग कहेंगे बहुत गलत हुआ, और उसके बाद सब भूल जाएंगे। अब आपको गुजरात के अमरेली लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1955 में बना हुआ पुल पूरी तरह से जर्जर हालत में है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ये अमरेली जिले में शेत्रुंजी नदी पर बना 70 साल पुराना पुल है। पुल पर कई जगह रेलिंग टूट गई है। पूरे पुल पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। पुल के चारों ओर सरिया दिखाई दे रहा है। ये पुल इस कदर जर्जर हालत में है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 70 साल पहले साल 1995 में जब ये पुल बनाया गया था, तब यहाँ छोटे वाहन और बैलगाड़ियाँ चला करती थी। अब ये अमरेली से सामरकुंडला को जोड़ने वाला मुख्य पुल है। रोजाना इस पुल से हजारों वाहन गुजरते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर ट्रक और ओवरलोड वाहन भी होते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक
जब बड़े वाहन इस बेहद जर्जर पुल से गुजरते हैं तो पुल पर इतना तेज कंपन होता है मानो कोई झूलता हुआ पुल हो। अच्छा 75 साल पुराना है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 ब्रिज है, उसमें से एक लंबा और चौड़ा ये ब्रिज है। ये ब्रिज जब से पहले बना तो रोड से 4 फुट ऊंचा था और 50 साल के बाद ये 2 फुट गहरा हो गया है और जर्जरित हो गया है। ये रोड है, ये पिपावा टू अंबाजी हाईवे रोड है, लेकिन कंटेनर बहुत बड़ा निकलता है तो निकलते हैं ब्रिज के पसार होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ब्रिज गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा डर लगता है। लेकिन बड़ी दुर्घटना रोकने के लिए तंत्र कोई ऐसा पगला भरे, नया ब्रिज बनाए। ये ब्रिज बहुत पुराना है, मेरे जन्म से पहले का ब्रिज है और हालात भी बहुत खराब है। अभी चलने में भी दिक्कत आ रही है। सावरकुंडला और अमरेली के जोड़ता ब्रिज है और वहाँ पर अभी इस तरीके की परिस्थिति है कि कभी भी जान हानि हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रोड रास्ता भी जिस तरीके से चौड़ा हो रहा है तभी ये ब्रिज का नया बनना चाहिए, जिसके हिसाब से अगर कोई भी प्रकार की जान हानि ना हो, अकस्मात ना हो, इसके लिए ये रास्ता, ये ब्रिज सत्वर है, ये नया होना चाहिए। ये पुल 70 साल पुराना है और पूरी तरह जर्जर हो चुका है। ऐसे में लोग इस पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद करने और नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि वडोदरा जैसे भयानक हादसे से बचा जा सके। अमरेली से फारूक कादरी के साथ आज तक ब्यूरो। जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से किया है, बिल्कुल इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बयान थोड़ी देर पहले हमने भी दर्शकों को बताया, एम नायका वाला, वो जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने साफ कहा था कि इस ब्रिज की आयु 100 साल की थी। 40 साल पे इस ब्रिज में जो नुकसानी आई है वो किस वजह से आई है वो जाँच के बाद पता चलेगा। एन नायका वाला, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका ये कहना था कि इस ब्रिज में किसी भी प्रकार की ऐसी बड़ी खामी नहीं थी जिसकी वजह से भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने की ज़रूरत थी। ये बयान खुद घटनास्थल से एन नायका वाला की तरफ से दिया गया था। आखिरकार जो जांच कमेटी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, वो आज सुबह ब्रिज पर पहुंची थी और एक रिपोर्ट आज शाम को पेश की गई। उसके बाद 4 जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर है। पिछले कुछ सालों से स्पेस में इसरो का सिक्का चल रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कदमों से दुनिया दंग है। अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम लहरा चुके इसरो अब नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद अब इसरो देश में नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। खबर यह है कि इसरो का नया स्पेस सेंटर गुजरात में बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष की दुनिया में एक और छलांग लगाने की तैयारी में है हिंदुस्तान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पिछले कई वर्षों से लगातार अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। मिशन मंगलयान और चंद्रयान के बाद अब मिशन गगनयान की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। वक्त के साथ इसरो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और अब भविष्य में इसरो की क्षमताएं और बढ़ाने की तैयारी भी कर ली गई है। भारत में फिलहाल इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने स्पेस मिशन को लॉन्च करता है। इस साल जनवरी में जब श्रीहरिकोटा से 100वां रॉकेट लॉन्च किया गया तो इसरो की इस कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। अब इसरो अगले 5 साल में 100 स्पेस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर काफी नहीं है। यही वजह है कि इसरो अब देश में नया स्पेस सेंटर बनाने की तैयारी में है। ये नया स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस सेंटर होगा। नए स्पेस सेंटर में PSLV और SALV रॉकेट लॉन्च किए जा सकेंगे। करीब 10,000 करोड़ की लागत से ये नया स्पेस सेंटर तैयार होगा। इस स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन और नेविगेशन से जुड़े मिशन लॉन्च होंगे। इसके साथ ही रिमोट सेंसिंग से जुड़े मिशन भी इसी सेंटर से लॉन्च किए जाएंगे।
इसरो अपने 70% स्पेस प्रोग्राम में इस नई तकनीक पर फोकस करेगा। नए स्पेस सेंटर से गगनयान, चंद्रयान 5 और मिशन वीनस भी लॉन्च किए जा सकते हैं। 2, 1 इसरो अब अपने इस नए स्पेस सेंटर की लोकेशन फाइनल करने में जुटा है। चर्चा इस बात की भी है कि ये नया सेंटर गुजरात में बन सकता है। गुजरात भूमध्य रेखा के करीब है, लिहाजा ये लोकेशन रॉकेट लॉन्च करने के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। सही लोकेशन से रॉकेट लॉन्च सटीक होते हैं और स्पेस मिशन में ईंधन की बचत भी होती है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में पूरी दुनिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ नासा और स्पेस एक्स नए स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो कुछ प्राइवेट कंपनियां स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने में जुटी हैं। आने वाले वक्त में दुनिया के कई देशों के बीच स्पेस मिशन की होड़ मच सकती है। ऐसे में ये नया स्पेस सेंटर इसरो की क्षमताएं बढ़ाकर अंतरिक्ष की रेस में भारत को हमेशा आगे रखने में मील का पत्थर साबित होगा।